सर वो बात समझ आ गई कि शब्बर जैदी साहब, अगर आप मुझे एक मिनट में क्वेश्चन करना चाह रहा था, लेकिन शब्बर जैदी साहब जो बात कर रहे हैं नेगेटिव के हवाले से, मौलाना फजलुर रहमान ये कहते हैं कि जो केयर टेकर सेटअप है वही आगे कंटिन्यू करे, जरा क्या कहा है वो सुनवाते हैं नाजरीन को। अब एक निगरान हुकूमत जो है उसमें भी सब लोग यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से सूरत हाल जो है वो बेहतरी की तरफ चली जाए। ये मेरे ख्याल में अब इलेक्शन इशू नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी तक की जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, फौज की भी, ब्यूरोक्रेसी की भी, एस्टेब्लिशमेंट की भी, कि किस तरह मुल्क को अब बरकरार रखा जा सकता है। क्योंकि मईशत अगर तबाह होती है तो फिर मुल्क जो है वो फिर अपना वजूद खो बैठते हैं। तो मौलाना फजलुर रहमान साहब ने क्या कहा, ये आपने सुना। शब्बर जैदी साहब, मईशत ज्यादा जरूरी है, इलेक्शन ज्यादा जरूरी नहीं है, ये निगरान सेटअप की तारीफ कर रहे हैं, यानी अपनी नाअहली भी तस्लीम कर रहे हैं। फिर देखिए मैडम, मैं बिल्कुल वही बात कर रहा हूं जो मैं पहले कह रहा था। मैं ये नहीं कह रहा और मैं कभी भी इस बात को सपोर्ट नहीं करूंगा कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को डीरेल किया जाए, मगर मैं ये बात आज आपके सामने वाजे कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पीटीआई, ये तीन पाकिस्तान की बड़ी जमातें हैं और कोई बड़ी, आप जमात उलमा इस्लाम लगा लें और एमक्यूएम लगा लें, ये दो छोटी जमातें हैं। इनके अलावा पाकिस्तान के सियासी सीन पे कोई और आदमी नहीं है, मगर इन पार्टियों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो शख्सियत परस्ती से बालातर हैं और जो एक पॉजिटिव पाकिस्तान की सोच लेके चल सकते हैं। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो ये होगी कि वो सब लोग इकट्ठे हों और एक ऐसी पार्टी बना के आएं और उस पार्टी को पब्लिक का मैंडेट भी मिलेगा और हम इस शख्सियत परस्ती के सिलसिले से निकलकर एक पॉजिटिव इलेक्शन की तरफ जाएंगे, जो रास्ता है मुझे नजर आ रहा है और हमें चाहिए वो तो जल्दी। जी इंतखाबात की बात तो सर समझ आ गई। सर मैं एक आपसे क्वेश्चन करना चाह रहा था, जो पहले मेन जो मेरा क्वेश्चन था, क्योंकि जो आलमी बैंक की एक रिपोर्ट है उसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम के बायस भी जो है वो सरमाकारी नहीं हुई। तो अगर हम बात करें तो 2014 में धरने हुए थे, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आना था और वो उनका जो है वो विजिट जो है वो मौखर हो गया। उसके बाद अब 25 मई को देखें, जब नई हुकूमत बनती गई तो 25 मई की जो है वो लॉन्ग मार्च की चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने, दीगर लॉन्ग मार्च हुई, फिर उसके बाद सिट इन्स वगैरह ये वो तमाम जो है वो मुख्तलिफ जलसे वगैरह किए। तो सियासी अदम इस्तेकाम तो रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की वजह से भी अदम इस्तेकाम आया, फिर ज़िमनी इंतखाबात, उसके रिजल्ट आगे पीछे हुए, पंजाब गवर्नमेंट कभी एक मुस्लिम लीग नून की थी, फिर वो पीटीआई की बन गई। तो एक पाकिस्तान के हालात तो बड़े खराब रहे हैं पिछले एक साल के अंदर। अभी मैं बात पूछना चाह रहा हूं कि SIFC के तहत FDI भी आ रही है, तो आने वाले दिनों में आप समझ रहे हैं कि क्या पाकिस्तान की जो मईशत है, जो प्रोजेक्शन कर रहा है वर्ल्ड बैंक, उससे बेहतर परफॉर्म कर पाए? देखिए मैं थोड़ी सी बात आपको क्लैरिफाई कर दूं। पहली बात तो पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो आती है, जितनी भी आती है, वो सारी उसमें से 90% ऐसी होती है जो मेरी फर्म या मेरे से रिलेट करके आती है। और हमें ये रियलाइज करना चाहिए कि पाकिस्तान में तकरीबन 2010 के बाद कोई सब्सटेंशियल फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं आई है। अगर स्टॉक शेयर में किसी फॉरेन कंपनी ने शेयर खरीद लिया है या बेच दिया है, उसको हम एक्चुअली पाकिस्तान की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कहते, वो कैश सिर्फ आगे पीछे होता है। तो पाकिस्तान अपनी सियासी और माशी बुनियादों के ऊपर एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। अगर मैं बाहर वाला हूं आज और मुझे ये कहा जाए कि आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेंगे, तो इंडिया एक प्रीफर्ड ऑप्शन है, बांग्लादेश प्रीफर्ड ऑप्शन है, पाकिस्तान प्रीफर्ड ऑप्शन नहीं है, फॉर इकोनॉमिक रीजन, नॉट पॉलिटिकल रीजंस। तो ये एक अलग बात है। अब इसको ओवरकम करने के लिए हमने SIFC बनाया है। SIFC में भी, जिस तरह मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी कहा था, कि SIFC में जो इन्वेस्टमेंट आएगी वो फॉर द टाइम बीइंग हमारे बायलैटरल रिलेशंस की वजह से आएगी। बायलैटरल रिलेशन का मतलब ये है कि उन लोगों को, उन गवर्नमेंट्स को हमें कन्विंस करना है कि हो सकता है कि आपके लिए आज इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो, मगर आइंदा दिनों में पाकिस्तान आपके लिए वायबल होगा, तो आप इसको इन्वेस्ट कर लें और ये रीजन होगी और इस पे इन्वेस्टमेंट आएगी। अगर आप ये समझते हैं कि कोई कमर्शियल या इकोनॉमिक एंगल से कोई पाकिस्तान में सब्सटेंशियल फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी, तो ये बात सही नहीं है। सबसे पहले आप अपने लोगों का एतमाद क्रिएट करेंगे, अपने लोगों के एतमाद क्रिएट करने के बाद फिर फॉरेन का इन्वेस्टमेंट एतमाद आएगा। मैं जो आपको बात कर रहा था वो शायद आप लोगों ने सीरियसली नहीं ली। कल पाकिस्तान ने 3 तारीख को, आज 5 है,
परसों पाकिस्तान ने अफगान ट्रांजिट ट्रेड के 5 आइटम बैन कर दिए हैं, जिसमें फैब्रिक है, जिसमें और चीजें हैं जो जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया था, और पाकिस्तान ने प्रोसेसिंग फी लगा दी है 5 आइटम के ऊपर। मैं आपको आज यकीन से कह सकता हूं कि अगर ये चीज कंटिन्यू हुई तो पाकिस्तान के मईशत में एक बुनियादी तब्दीली आएगी। और मैं आपको आज ये भी कह रहा हूं कि ये जो सियासी वफाद परस्त टोला बैठा हुआ है, इसकी पूरी कोशिश होगी कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ये बदमाशी खुले और वो दोबारा इसी तरीके से खेल खेलें एक्सचेंज कंपनियों का और डॉलर के साथ जुआ करें। मैं आपके चैनल के तवस्सुस से आप लोगों से दरखास्त करता हूं कि इस मैटर पर इस गवर्नमेंट की और जनरल आसिफ मुनीर की सपोर्ट करें, क्योंकि ये जो काम करने जा रहे हैं ये पाकिस्तान की लॉन्ग टर्म भलाई के लिए है। जी बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक फरमा रहे हैं। अच्छा हसन, मैं जरा एक शॉर्ट सुनवा देती हूँ नाज़रीन को। वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है, एक पर सवालिया निशान उठाए गए हैं। दूसरी जानिब जो क्रिस्टीना जॉर्जिवा हैं, उन्होंने भी यही कहा था कि अमीरों पर टैक्स लगाया जाए, गरीबों पर टैक्स ना लगाया जाए। उन्होंने क्या कहा था, जरा नाज़रीन को वो सुनवाते हैं, फिर शब्बर साहब का कॉमेंट ऐड करते हैं। What we are asking in our program is please collect more taxes from the wealthy. And please protect the poor people of Pakistan. I do believe that this is in line with what people in Pakistan would like to see for the country. अच्छा शब्बर साहब, जिस तरह से क्रिस्टीना जॉर्जिया ने भी ये कहा और आलमी बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें भी यही कहा जाता रहा है कि जो पाकिस्तान का जो टैक्स सिस्टम है उसको बेहतर करने की जरूरत है। हम ये देखते हैं कि जब बड़ी सनत पर टैक्स लगता है तो वो इसे नीचे मुंतकिल कर देती है, लेकिन यानी कि अल्टीमेटली जो बोझ है, जो बर्डन है, वो आम आदमी पर पड़ता है या फिर तनख्वाहदार तबके पर पड़ता है। तो आपके ख्याल में जो ये टैक्स कलेक्शन है इसे किस तरीके से बेहतर किया जा सकता है, शफाफ किया जा सकता है, न्यूट्रल किया जा सकता है? देखिए मैडम, अगर आपको याद हो तो जब मैं चेयरमैन एफबीआर था तो मैंने एक प्रोविजन लगाई थी कि जो भी आदमी कोई परचेजेस करेगा 50,000 से ज्यादा वाली, तो वो अपना आइडेंटिटी कार्ड देगा। ये डायरेक्ट टैक्स था अमीरों के ऊपर, क्योंकि जो हराम की कमाई अनटैक्स मनी से जाके परचेज करेगा तो गरीब आदमी के पास तो 50,000 से ज्यादा पैसा होता ही नहीं परचेज करने का एक टाइम पर। और आप अगर गौर करें तो मेरा जो ट्रेडर से झगड़ा हुआ वो इसी बात पर हुआ। उन्होंने कहा नहीं जी हम ये नहीं कर देते, इससे हमारा कारोबार तबाह हो जाएगा। उसका कोई ताल्लुक ट्रेडर से नहीं था, मगर उनको पता था कि उनके सारे बायर्स, आप मुझे बताएं कि ज्वेलरी 50,000 से ज्यादा वाला कौन खरीद रहा है? वही खरीदेगा ना जिसके पैसे हराम के होंगे। अगर हराम के नहीं है तो आइडेंटी कार्ड नंबर दे देगा वो। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि हम तो ये 2019 में ट्राई कर चुके हैं, मगर ये जो पाकिस्तान का ट्रेड माफिया है, पाकिस्तान का दुकानदारों को माफिया है, ये पाकिस्तान में कोई टैक्स सिस्टम चलने नहीं देता। जिस तरह मैंने कहा कि एक्सचेंज कंपनी के ऊपर एक फौजी एक्शन हुआ, और मैं आपको बता देता हूं, मुझे कल एक प्रेस रिपोर्टर ने कहा कि फौजी एक्शन इस तरह हुआ कि एक इदारे में इस आदमी ने सबको बुलाया और उन्होंने कहा आई वांट द डॉलर टू बी एट 250 रुपीज, थैंक यू वेरी मच, मीटिंग फिनिश्ड। और डॉलर आप देखें पीछे आ गया। अब यही जबान आपको इस्तेमाल करनी पड़ेगी इन बदमाश दुकानदारों के साथ जो कि अनटैक्स मनी के अंदर कारोबार कर रहे हैं, अफगान ट्रांजिट में कारोबार कर रहे हैं,